Hey everyone, today is Sunday, so I thought of going out since I had an off from today. I decided to visit my favorite restaurant, RK Hotel Plaza. While waiting for my order, I thought it would be a great idea to share something informative with you, the etiological and risk factors of hypertension. I hope you watch the video till the end. तो हाइपरटेंशन के कारण की बात करते हैं कि कौन से etiological factors हो सकते हैं जो बीपी बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें मेन दो कैटेगरीज आती है, एक आता है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, दूसरे आते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आते हैं जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं, जैसे हमारी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, उसके पेरेंट्स है या उसके सिबलिंग्स है, अगर वो हाइपरटेंसिव है तो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे एज है, तो बढ़ती हुई एज के साथ हाइपरटेंशन के रिस्क के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट आमतौर पर ये देखा गया कि 40 साल के बाद हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। और सेक्स में या तो मर्द हजरात होते हैं या तो फीमेल्स आते हैं। तो ज़्यादातर मेल्स में ये पाया गया है कि हाइपरटेंशन की जो रिस्क होती है वो ज़्यादातर मेल्स में पाया जाता है, मिडिल एज में उनके। तो फीमेल्स में देखा गया है कि जब उनका मेनोपॉज का पीरियड आ जाता है, मतलब आफ्टर मेनोपॉज फीमेल्स में हाइपरटेंशन के सिम्टम्स पाए जाते हैं। क्योंकि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की भी कमी होती है फीमेल्स में, तो जो वजह कारण बन जाती है हाइपरटेंशन की, ठीक है। और एक फैक्टर आता है रेस या एथनिसिटी। तो ज़्यादातर ये पाया गया है कि ये देखा गया है कि जो अफ्रीकन लोग हैं, जो साउथ एशियन लोग हैं, उनमें ज़्यादातर ये हाइपरटेंशन पाया गया है। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बनता है, एक etiological फैक्टर बनता है हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। और होती है फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर किसी की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन की, तो इस व्यक्ति के लिए रिस्क को, हाइपरटेंशन रिस्क को बढ़ावा देते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है। ये थे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, ठीक है। दूसरे आते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स। अगर हम मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करें तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं या जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। तो मॉडिफाइबल फैक्टर्स में क्या आते हैं, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा नमक का यूज़ करता है, हाई साल्ट इंटेक का, सब्ज़ी में ज़्यादा नमक यूज़ करता है, जैसे कोई चाय में यूज़ करता है, जैसे कोई नमकीन चाय पीते हैं, बाकी चीज़ें पीता है, ठीक है। या कोई प्रोसेस्ड फूड खाता है, या पिकल अचार हम घर पे खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं जिनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक ये कारण है कि कोई बंदा ओबीज है, ओबेसिटी है उसको, ठीक है, उसमें भी ये चांसेस हाइपरटेंशन के बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें वो कार्डियक वर्कलोड बढ़ जाता है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस के भी मसले आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस एबनॉर्मल चीज़ आ जाती हैं, तो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देती है। और एक फैक्टर है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई व्यक्ति काम काज नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, जिम नहीं जा रहा है, लिफ्टिंग नहीं कर रहा है, रनिंग नहीं कर रहा है, जॉगिंग नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसकी जो क्या करेगी, उसकी जो वैस्कुलर ट्यून है वो रिड्यूस कर देगी, कार्डियक एफिशिएंसी कम कर देगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी क्रॉनिक स्ट्रेस लेता है, परेशानी लेता है, उसको जहनी तनाव है, ये भी कारण बन जाता है हाइपरटेंशन के, क्योंकि इसमें वो ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाते हैं, जो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ये भी कारण है। अगर कोई अल्कोहल पीता है, अल्कोहल इंटेक करता है, शराब पीता है, हैवी ड्रिंकिंग करता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज़ करके जो हमारे वैसोडाइलेटर्स है उनको भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, जैसे कोई सिगरेट पीता है, बाकी सिगार वगैरह, उनमें क्या होता है, उनमें निकोटीन होता है जो वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, एंडोथेलियम को डैमेज करता है, हमारी नाड़ियों में क्या करता है, अथीरोस्क्लेरोसिस की चांसेस बढ़ावा देते हैं। व्हाट आर अथीरोस्क्लेरोसिस इज द accumulation of cholesterol, accumulation of fat in the blood vessels, in the walls of blood vessels, ओके, या आर्टरीज। अगर कोई व्यक्ति अनहेल्दी डाइट करता है, अनहेल्दी डाइट, ठीक है, तो वो भी एक कारण बन जाता है हाइपरटेंशन के, ठीक है। या अगर कोई डाइट ऐसा है जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, जो, और ये भी देखा गया है कि अगर पोटेशियम के लेवल उसमें कम है, कैल्शियम के लेवल कम है, मैग्नीशियम के लेवल कम है, तो वो भी एक कारण बन जाता है हाइपरटेंशन के। क्यों? क्योंकि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की जो बैलेंस है बॉडी में वो होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस में नहीं रहे, या अगर हमने ऐसी ग़िज़ा खाई जिनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे,
ये जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं ये प्रमोट करेंगे वैस्कुलर स्टिफनेस को, वॉल्यूम एक्सपेंशन को मतलब इंक्रीज कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। हाँ, तो सिंपल में मैंने क्या बोला, अनहेल्दी डाइट जो है वो भी बढ़ावा देते हैं हाइपरटेंशन को। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस या शुगर पेशेंट है कोई, ठीक है, उसको भी चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन का। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या देखा जाता है, उसमें एंडोथेलियल डैमेज होता है। हाँ, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक, देखिए मैं अभी रेस्टोरेंट में हूँ, मैंने कोई फास्ट फूड नहीं खाया, मैंने बस राजमा चावल खाया। इतने बड़े रेस्टोरेंट में मैं राजमा चावल खाता हूँ। ठीक है, राजमा चावल क्यों भाई, क्यों खाएं हम फास्ट फूड? ठीक है, हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन के जो फैक्टर्स है, क्या कारण है उसके। ठीक है, हाँ, और एक कारण हो सकते हैं ड्रग्स। अगर कोई बंदा दवाइयाँ लेता है हाँ किसी भी चीज़ के लिए, हाँ, वो ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस बढ़ाते हैं। कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, कंट्रासेप्टिव्स हैं, एनसेड्स हैं, डिकॉन्जेस्टेंट्स हैं। ये सारी दवाइयाँ क्या करती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर किसी को स्लीप एपनिया उसमें भी हो सकता है, वो भी इसको बढ़ावा देता है। ठीक, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स मैंने बोले, मॉडिफाइबल फैक्टर्स मैंने बोले। तीसरा है सेकेंडरी फैक्टर्स, सेकेंडरी काजेस। सेकेंडरी काजेस इनमें हम क्या पढ़ते हैं, ये ऐसे काजेस हैं जो, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें क्या क्या आते हैं, रिनल काजेस आते हैं। जैसे किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को किडनी डैमेज है, ठीक है, किसी को रिनल आर्टरी स्टेनोसिस है, उसमें या किसी को किडनी में क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड सोडियम एक्सक्रीशन हो रही है, या जो रास सिस्टम है, रास सिस्टम मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, उसमें क्या आ रहा है, उसमें वो इम्पेयर आ रहा है वो। ठीक है, अगर वो सिस्टम इम्पेयर है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तब भी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। और एक कारण है एंडोक्राइन काजेज। अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी को हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, कुशन सिंड्रोम है किसी को, कोन सिंड्रोम है किसी को, क्योंकि साइटोमा है किसी को। ठीक है, तो ये हार्मोन जो इम्बैलेंसेस है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देते हैं। ठीक, बाकी भी काजेज आ रहे हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर काजेज आ रही है, हाँ, उसमें भी वो भी कारण बनते हैं इसके। जैसे कोरेक्शन ऑफ आयोटा है, वो क्या होती है, वो क्या करती है, अपर बॉडी में क्या हाइपरटेंशन करती है, अपर बॉडी हाइपरटेंशन करती है वो काज। ठीक है, कोरेक्शन ऑफ आयोटा। बाकी प्रेगनेंसी रिलेटेड भी हैं, उसमें प्रीक्लैम्पिया आते हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल काज भी आ सकता है, जिसमें अगर किसी को ब्रेन इंजरी हुआ है, ट्यूमर हुआ है, सिट्रस इंड्यूस्ड सिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी हुआ है। ठीक, तो बहुत सारे कारण हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो हाइपरटेंशन को बढ़ावा देते हैं, जो हाइपरटेंशन के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे। ठीक है, तो हमने मैं समरी आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या हमने पढ़ा, हमें पढ़ने थे, मैं आपको समझा रहा था इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है ब्लड प्रेशर के, क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर हमने नॉन मॉडिफाइबल में क्या क्या पढ़ा, उसमें एग्जांपल्स क्या क्या थी, क्या क्या फैक्टर्स थे, एज थी, सेक्स, जीन्स थे, मतलब हेरिडिटी। क्योंकि बढ़ती हुई एज के साथ ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अभी 24 साल का होता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं 16 साल का हो जाऊँ तो नहीं हो सकता ना। कोई मर्द है वो चाहे मैं औरत बन जाऊँ, नहीं बन सकते ना वो, या औरत चाहे मैं मर्द बन जाऊँ, नहीं बन सकती ना वो। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा मॉडिफाइबल में क्या थे, इनको हम कंट्रोल कर सकते थे। हाँ, अगर हम साल्ट को कंट्रोल करें तो हम बीपी के मतलब जो रिस्क है वो कम हो सकती है, साल्ट इंटेक अगर हम कम करें। ओबेसिटी इसमें आते हैं, अल्कोहल, स्ट्रेस आते हैं। ठीक है, ये आते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स में। सेकेंडरी में हमने क्या पढ़ा, सेकेंडरी में हमने डिजीज़ कंडीशंस पढ़ी, एबनॉर्मलिटी पढ़ी, सिस्टम्स के जो हमारे अंदर सिस्टम्स हैं, चाहे रिनल सिस्टम हो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं खाना कर रहा हूँ, लंच कर रहा हूँ अभी। मैं सोलो आउटिंग हर संडे जाता हूँ, तो अभी भी आया मैं, इसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो गाइस दीजिए इजाज़त तुमसे आज के इस वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।